हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। इससे पहले मेरे 3 क्लास आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको मुद्रास्फीति, गरीबी और बेरोजगारी वाले टॉपिक है उसकी थ्योरी कंप्लीट करवा दी। आज हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए जो पिछले एग्जाम के क्वेश्चन है वो देखेंगे, और साथ ही साथ में आपको उसके 4 ऑप्शन होते हैं उनकी व्याख्या करूंगी। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। भारत के अंदर सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये टारगेट किया गया था कि भारत के अंतर्गत गरीबी को कम किया जाए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया था। इसके अंदर देखते हैं हम कि डॉक्टर एस महेंद्र देव सी रवि द्वारा या रथ दांडेकर समिति या मिन्हास थी या गौरव दत्त थी। इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा कि भारत के अंतर्गत है सर्वप्रथम है स्वास्थ्य और शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग है। इसके अंतर्गत है डॉक्टर एस महेंद्र देव सी रवि थी उसने किया था। इसके अंतर्गत हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रथ और दांडेकर समिति का गठन कब किया गया था। देखिए, रथ और दांडेकर समिति है उसका गठन है 1971 के अंतर्गत किया गया था। रथ दांडेकर समिति ने भारत में गरीबी के निदान के लिए कैलोरी को आधार बनाया था। और एक और समिति आपको बता देती हूँ जो गरीबी टॉपिक के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट समिति है और जिसके मैं आगे दिखाऊंगी कि इसके कितने क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आए हुए हैं। वह समिति होगी सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन 2004-5 के अंतर्गत किया गया था और इसने अपने आंकड़े हैं वो सरकार को 2011 और 12 के अंतर्गत दिए थे। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया था और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया था। इन आंकड़ों के आधार पर सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि भारत की टोटल जनसंख्या का 21.9% जनसंख्या है वो गरीबी के अंतर्गत आती है। और इस समिति ने कहा कि राजस्थान की 14.7% जनसंख्या है वो गरीब के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि किसी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोध वास्तविक रूप से 2004-5 तथा 2011-12 के मध्य गिरा है। ये हमारी समिति कौन सी हो जाएगी जिसका गठन 2004-5 के अंतर्गत है और उसके आंकड़े उसने 2011-12 के अंतर्गत दिया है। ये हमारी पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने बताया था कि ये हमारी समिति होगी सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसने ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है 816 रुपए और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है वो 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह बताया था। एक और समिति को आपको बता देती हूँ कि श्री रंगराजन समिति है उसका गठन है 2012 के अंतर्गत किया गया था। इसने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए बताए थे और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपए बताए थे। यानी जो अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत है प्रति व्यक्ति है प्रति माह व्यय करने में असमर्थ है, यानी वो नहीं कर पा रहा है, वह गरीब के अंतर्गत आएगा, गरीबी रेखा के नीचे होगा और गरीबी के अंतर्गत रहेगा। रंगराजन समिति के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या का 29.5% जनसंख्या है वह गरीब है। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो एनएसओ है, वो आंकड़े उपलब्ध कराता है। ये आपको बता देती हूँ कि एनएसएसओ है उसका संगठन है, इसका गठन है 1950 में किया गया था और सीएसओ का गठन है 1951 में किया गया था और उन दोनों का दो मर्ज है उन्हें 2019 के अंतर्गत किया गया और नया संगठन बना दिया गया एनएसओ। वर्तमान समय में बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो एनएसओ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंतर्गत आया हुआ है कि जो व्यक्ति है प्रचलित मजदूरी पर काम करने के अनिच्छुक होता है वह किस बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। वो स्वैच्छिक है या विभिन्नात्मक बेरोजगारी या आकस्मिक बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत। देखिए, जो प्रचलित मजदूरी पर अनिच्छुक होता है वो स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाएगा। आपको ये भी समझा देती हूँ कि मौसमी बेरोजगारी का अर्थ हो जाएगा कि जो व्यक्ति है वो एक मौसम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करता है और एक अन्य मौसम के अंतर्गत है वो बेरोजगार हो जाता है। इसका मैंने बेस्ट उदाहरण है वो जो थ्योरी कराई थी उसके अंतर्गत दिया गया। अब मैं दोबारा समझा देती हूँ कि जैसे एक फैक्ट्री या फिर एक कंपनी है जिसके अंदर आइसक्रीम है वो पैकिंग की जाती है और लोगों को दी जाती है। जैसे गर्मी के अंतर्गत है वो कंपनी है अपना कार्य करती है, परंतु सर्दी के अंतर्गत है आइसक्रीम की डिमांड है वो कम हो जाती है। इस कारण है वह फैक्ट्री है वो सर्दी के अंदर बंद हो जाती है। जो उस फैक्ट्री में लगे हुए श्रमिक है वो सर्दी के अंतर्गत है बेरोजगार हो जाते हैं और गर्मी के अंतर्गत है वो उस फैक्ट्री में वापस कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत है वो मौसमी बेरोजगारी उसे कहेंगे। आकस्मिक बेरोजगारी का तो हो जाएगा कि एक व्यक्ति को एक टाइम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त होता है, यानी वो एक कार्य के अंतर्गत रोजगार प्राप्त होता है, एक कार्य के बाद वो बेरोजगार हो जाता है, उसे आकस्मिक बेरोजगारी कहेंगे। और विभिन्नात्मक बेरोजगारी का दूसरा नाम है घर्षणात्मक बेरोजगारी है, जो अगले क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार है वो कृषि और सहायक के लिए जो क्षेत्र है वह करता है, जबकि सर्वाधिक जीडीपी में योगदान है वो सेवा क्षेत्र का। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखें तो 55% जो जीडीपी का योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, जबकि भारत की 16% के लगभग जनसंख्या है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है, जबकि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कृषि व्यवसाय क्रिया के अंतर्गत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
तेंदुलकर स्मृति कार्य अवधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है। ये हमारा ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। 21.9% जनसंख्या है तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीब है। जबकि रंगराजन समिति के अनुसार कितनी बताई थी मैंने, 29.5% जनसंख्या है वो गरीब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र है भारत के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, जबकि जीडीपी के अंतर्गत है सर्वाधिक कम योगदान कृषि क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है। ये हमारा है, इसके अंदर हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा कि सृजनात्मक बेरोजगारी है वो चिरकालिक प्रकृति की होती है। इसके अंदर मैं छिपी हुई बेरोजगारी बता देती हूँ कि एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके कार्य के द्वारा उत्पादक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हमें छिपी हुई बेरोजगारी कहें। इसके अंदर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक व्यक्ति है वो परिवार जो कृषि कार्य में रत है, कृषि कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर वह व्यक्ति है वो कृषि कार्य में सहयोग करता है, वह तो उसके कार्य के द्वारा जो कृषि उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी कारण से छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत रखेंगे। और घोषणात्मक बेरोजगारी का अर्थ हो जाएगा कि एक व्यक्ति के द्वारा जो एक अपर ग्रेड की जॉब के लिए और निम्न ग्रेड की जॉब के जिसमें वो टाइम होता है उसके अंतर्गत वो बेरोजगार होता है, उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विभिन्नात्मक बेरोजगारी होगा। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपको बेस्ट समझ में आएगा। देखिए जैसे आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के बाद आपकी जॉब लग गई और आपने ज्वाइन कर लिया सेकंड ग्रेड का जो जॉब है उसके अंतर्गत। उसके बाद आपने सोचा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की अंतर्गत आपकी जॉब लगी, जिसके कारण आप चाहते हैं कि आपकी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आप ज्वाइनिंग ले। इसके लिए आपने क्या किया कि सेकंड ग्रेड की जॉब है वो छोड़ दी और फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब है वो इसके अंतर्गत ज्वाइन लेना चाहती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग और सेकंड ग्रेड की जॉब छोड़ने के जो मध्य टाइम था उसके अंतर्गत आप बेरोजगार हुए, वह घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आएगी। ये अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी की अवस्था में श्रम की सीमांत उत्पादकता होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत है व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, इसके अंतर्गत हमारी घर्षणात्मक बेरोजगारी होगी। कृषि क्षेत्र के इसके अंदर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हमारी छिपी हुई बेरोजगारी होगी। घर्षणात्मक तो सेकंड ग्रेड जैसा एग्जांपल दिया था ना, एक जॉब के द्वारा होती है, चक्रीय टाइम के समय होते हैं, खुली बेरोजगारी होती है, जो व्यक्ति है वो कार्य करना चाहता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा है, उसे हम खुली बेरोजगारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है। इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा वस्तु और सेवाओं की मांग का अभाव या कामगारों का देश के उन हिस्सों जहां कम उपलब्ध है जानने की अनिच्छा या कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकामयाबी या मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। इसके अंतर्गत हमारा ए ऑप्शन राइट होगा कि चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण होगा वस्तु और सेवाओं की मांग का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो वो किस प्रकार की इसके अंतर्गत है कारण होगा कि वास्तविक बेरोजगारी दर है और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर नीचे है, तो इसका प्रमुख कारण कौन सा होगा। इसके अंतर्गत हमारा कारण होगा कि मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के कारण है वास्तविक बेरोजगारी दर है और प्राकृतिक बेरोजगारी दर से नीचे होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता को सर्वप्रथम परिभाषित अनुमानित किसने किया था। यह फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंतर्गत आया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, बी एस मिनास ने भारत में निर्धनता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। डांडेकर समिति मैंने जैसे बताया 1971 के अंतर्गत थी और गांविल समिति थी 1979 के अंतर्गत थी। इन दोनों समिति ने अपनी गरीबी रेखा के निदान के लिए कैलोरी को आधार बनाया था, कैलोरी को आधार बनाया था। और उससे के बाद जो समितियां गठित की गई रंगराजन सुरेश तेंदुलकर ने, उन्होंने प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को आधार बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2012 11 और 12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितनी प्रतिशत जनता थी। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड बार कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अंतर्गत हमारा ये 3 नंबर है ऑप्शन है वो राइट होगा। 21.9% है वो भारत के अंतर्गत गरीबी बताई थी, इतनी पॉपुलेशन थी भारत के अंतर्गत गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। इसने ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये निर्धारित किए थे। और राजस्थान की कितनी पॉपुलेशन बताई थी 14.7 और भारत की बताई है 21.9% जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की विषमताओं का माप लेने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। गिनी गुणांक, सामान्य वितरण विधि या प्रायिकता अनुपात, इनमें से कोई नहीं। इसके अंतर्गत हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, किसी देश की विषमताओं का माप लेने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत एक और होगा जो लोरेंस बकर है, ये आपको मैं आगे समझा दूंगी। ये दोनों ही है सापेक्ष गरीबी की गणना करते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि गरीबी का मापन दो प्रकार से किया जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत है जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनका एक पैकेट बना दिया जाता है, अगर वह व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा उस पैकेट को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा। अगर वह व्यक्ति है अगर उन्हें प्राप्त कर पाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा, वो गरीब नहीं माना जाएगा। और सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत है ये तुलना की जाती है अन्य व्यक्तियों से। इस सापेक्ष गरीबी का निर्धारण के लिए गिनी गुणांक और लोरेंस बकर का प्रयोग किया जाता है। ये सापेक्ष गरीबी है, ये विकसित देशों में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत में गरीबी के मापन के लिए निरपेक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा पर किसने विचार किया था। देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विचार किया था। इसके अंतर्गत हमारा दादा भाई नौरोजी है, वो 4 नंबर ऑप्शन है, ये हमारा राइट होगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम है 1867 के अंतर्गत है, ये पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एक बुक थी, इसके अंतर्गत उन्होंने
इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध का प्रतिपादन किया गया है। ये किसने किया था? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध ये फिलिप्स बकर द्वारा किया गया था। ये बेरोजगारी के अंतर्गत था और गिनी गुणांक और लोरेंस बकर किसके अंतर्गत था? वह गरीबी के अंतर्गत था, जो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। फिलिप्स बकर है वो किन दो मध्य संबंध दर्शाती है? ये निर्धनता बेरोजगारी या फिर राष्ट्रीय आय उत्पादन के मध्य, निर्धनता उत्पादन के मध्य। हमारे इसके अंतर्गत ऑप्शन बी राइट होगा कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के मध्य है फिलिप्स बकर है वो संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि टी लकड़वाला समिति का संबंध है स्वास्थ्य एवं पोषण से या निर्धनता से या साक्षरता दर से या मानव विकास प्रतिवेदन से। इसके अंतर्गत हमारा बी ऑप्शन है ये राइट होगा निर्धनता से। लकड़वाला समिति उसका गठन है 1979 के अंतर्गत किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट है वो 1993 के अंतर्गत थी। लकड़वाला समिति ने कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गिनी गुणांक का मान कितना होता है। इसके अंतर्गत हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन राइट होगा। 3 नंबर ये ऑप्शन राइट होगा 0 और 1 के मध्य गिनी गुणांक का मान होता है। आपको मैं गिनी गुणांक बता देती हूँ कि जैसे कोई जनसंख्या लेते हैं इस तरफ आ लेते हैं। ये एक देश की जो समता रेखा को दर्शाती है। ये जैसे ए देश है इसके अंतर्गत, ये बी देश है ये अंतर्गत सी देश है, यानी ये समानता की रेखा है। इसके अंतर्गत जितना कोई देश है दूर जाता है वो असमानता की तरफ है। जैसे इसके अंतर्गत हम तुलना करें तो ए देश के अंतर्गत है जनसंख्या के बीच है असमानता कम होगी, जबकि सी देश है उसके अंतर्गत सर्वाधिक असमानता होगी, यानी जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में जितनी उनके पास आय है वह समानता है। और इस सी देश के अंतर्गत है जनसंख्या अधिक है परंतु उनके पास है आय है कम है, इसलिए इसके अंदर असमानता होंगी। जैसे गिनी गुणांक और लोरेंस बकर किससे संबंधित थे? ये दोनों ही गरीबी रेखा से संबंधित थे। जो कि फिलिप्स बकर था वो किससे संबंधित था? वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोरेंस बकर जैसे जैसे समता रेखा से दूर जाता है वैसे वैसे आय वितरण में असमानता बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि कोई देश है वो जैसे समता रेखा से दूर जाता है उस देश की असमानता जैसे जैसे बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वर्तमान में भारत में गरीबी आंकलन का आधार है। दैनिक स्तर पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है या आय का स्तर या बचत प्रवृत्ति या फिर उपभोग व्यय के आधार पर। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में गरीबी आंकलन का आधार है उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कैलोरी के आधार पर है वो भारत में गरीबी रेखा जो गरीबी है उसके निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि समग्र मांग में कमी के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। समग्र मांग में कमी के कारण है वो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्र कृषि को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, उस क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। कृषि क्षेत्र जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है उसके अंतर्गत है छिपी हुई बेरोजगारी है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि छिपे हुए बेरोजगार की सीमांत उत्पादकता होती है जीरो की। जैसे मैंने बताया था एक व्यक्ति वो परिवार के जो कृषि कार्य में रहता है उनकी मदद करता है, उसके द्वारा किए गए कार्य के अंदर कृषि की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उस व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता है यानी उसके द्वारा किए गए कार्य कितनी होगी? जीरो होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गरीबी को परिभाषित करता है। मान लीजिए निम्न में कौन है गरीबी को परिभाषित करता है? कृषि की उत्पादकता या बेरोजगारी या पोषण की आवश्यकता है या बचतों की आवश्यकता है। जितनी भी हमारे यहाँ पर भारत के अंतर्गत है जो समितियां गठित की गई किसी ने अपने अपने जो निर्धारित गरीबी के आंकड़ों के अंतर्गत कृषि उत्पादकता को आधार नहीं माना, ना ही बेरोजगारी को माना है और ना ही बचतों की आवश्यकताओं बल्कि पौष्टिक आवश्यकताओं को गरीबी निर्धारण के लिए प्रयोग में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तेंदुलकर अनुमान 2009 के अंतर्गत भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। इसके अंदर ऑप्शन गलत था, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिए कि तेंदुलकर समिति उसके आधार पर भारत के अंतर्गत है वो 21.9% जनसंख्या है वो गरीब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में गरीबी रेखा के निदान हेतु स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन कितनी है। कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 2100 कैलोरी, यानी भारत के अंतर्गत ऐसा माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक करता है इसलिए उसे अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो शारीरिक श्रम है वो कम करते हैं इसलिए उसे 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जो निर्धनता रेखा का आंकलन है वो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आई गए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके पहले मैंने जो 3 क्लासें ली थी वो थ्योरी की है, टोटल मैंने 10-10 मिनट के अंतर्गत पूरा टॉपिक है और उसकी थ्योरी है वो उदाहरण के द्वारा कंप्लीट कराई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें ले सकते हैं और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।